हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे केपलर लॉ। ठीक है। शुरुआत करने से पहले ही आपको मैं बताऊंगा बच्चों, आपकी पढ़ाई तभी तक इम्पोर्टेंट है जब तक आप हेल्दी हो। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और आप बहुत पढ़ रहे हैं तो आप देखना, जब आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आप क्या कर लेंगे, हेल्दी न होने की वजह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बहुत, कि अच्छे से नींद लीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। ये एग्ज़ाम ही तो है बच्चों, एक फेज है, निकल जाएगा। पॉजिटिव रहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसलिए अपनी तबीयत का कहें, हेल्थ का कहें, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और एक्सरसाइज तब भी कीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ठीक है। थोड़ा वॉक की करके आइए, तो उससे आप बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं केपलर लॉ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज मैं देख रहा था, जिस कोचिंग में मैं ऑफलाइन जाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ अनहेल्दी, मोटे से, और मतलब बहुत आलस्य उनमें, तो उससे बढ़िया मेरे को अजीब सा लगा। मैंने उनको समझाया, तो इसलिए आप भी मेरे बच्चे हो, आपको भी मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो आपको भी वही बात समझा रहा हूँ। तो जो भी मैं पॉइंट देखता हूँ अपने आसपास, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं केपलर लॉ। ठीक है। एक कॉपी ले लीजिए बच्चों, एक पेन ले लीजिए और नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट प्लीज़ ना लीजिए, आप नोट्स बनाइए, लिखने की प्रैक्टिस डालिए। आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे। ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्लास 11th में केपलर लॉ जो है मेरा, यहाँ इसको आज हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। ये जो मेरी टॉपिक है, मैं इनको बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और जहाँ पर भी केपलर लॉ आता है आप उसका धुआं धुआं कर देंगे। तो केपलर साहब के 3 लॉ हैं, अगर आप किसी को पता है। पहला लॉ जो बच्चों है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, और नाम से ही पता लग रहा है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या है, ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है। तो केपलर साहब ने इनका मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया। तो केपलर साहब सिंपल सी एक लाइन में एक वर्ड बोलते हैं कि जितने भी प्लेनेट हैं, ये सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। क्लियर? इसी स्टेटमेंट को हम लिख रहे हैं कि जितने भी प्लेनेट हैं वो मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ, वो भी किस में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक। तो ये लिख दिया हमने, जो अभी बोला वही लिख दिया। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड अस, अराउंड द सन कर लीजिए इसको, अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन ऑफ इट्स फोकस लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ फोकस एक से ज़्यादा होंगे। तो अगर मैथमेटिक्स वाले हो आप, हो तो आप कहेंगे सर इलिप्स में 2 फोकस होते हैं। ठीक है। सर्कल जो है वो इलिप्स का जनरल केस है, या जनरलाइज केस है, या स्पेशल केस है। समझ रहे? तो ये जो है पहला स्टेटमेंट है। अब जैसे आप इलिप्स के बारे में बहुत कुछ तो जानते होंगे, कुछ हमारे जरिए भी सुन लीजिए। इसको अगर आप डायग्राम में बनाना चाहें तो देखिए, इलिप्स देखो, सर्कल हमारा गोल है जैसे, तो इलिप्स थोड़ा सा ना अंडे का आकार का होता है, ऐसे। अंडा देखा सबने, खाते भी होंगे, खाया भी करो अगर खा सकते हैं तो ये हमारा इस टाइप का ऑर्बिट है, और यहाँ पर 2 फोकस होते हैं। तो पहला फोकस यहाँ पे और एक फोकस यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सूरज होगा, और कोई भी प्लेनेट मूव करेंगे तो इसमें मूव करेंगे, जिसका मास मान लीजिए m है, ये मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये कहा पहली, और पहले वाले लॉ ने। आप कह सकते हैं सर ये जो लाइन है रेड कलर की, इसको आप कह रहे हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट कैसी है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो कंसेप्ट ऑफ जो, या लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ये हमारा केपलर साहब की देन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो फालतू बातें लिखने से अच्छा कमेंट सेक्शन नाम की एक चीज़ होती है यूट्यूब में, वहाँ पर अपना एक डाउट डाल दीजिए। अगर बच्चों आपका डाउट बहुत सीरियस होगा, मुझे लगेगा कि आपने बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, हम आपको व्हाट्सएप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अदरवाइज़ आपको कमेंट में ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कमेंट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब, लाइक आपकी मर्ज़ी। अच्छा लगे सेशन तो ज़रूर लाइक करिए।
एक बार करिए। बहुत बार लोग कहते हैं सर हम तो 2 बार करते हैं। 2 बार लाइक नहीं होता, एक ही बार करिए। सब्सक्राइब भी एक बार करिए। अगर आप मेंबर हैं तो फिर लाइक करके आगे बढ़िए। अब पहला ये तो आपने पढ़ लिया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप मेरी ये जो थ्योरी देख रहे हैं तो आपका कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो हमारे ये सन है, इस सन का जो नियरेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, और जो फार पॉइंट है ये वाला, 2 पॉइंट है सन में, एक ये और एक ये। सन के जो बिल्कुल नियर है और जो सन से बहुत दूर है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट पी, और जो मेरा यहाँ पर है इसको मैं दे रहा हूँ पॉइंट ए। ठीक है, तो पी पॉइंट को बोलते हैं पेरिहेलन, ए को बोलते हैं एपीहेलन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात और लिख देता हूँ, पॉइंट पी इज पेरिहेलन और एपीहेलन। पेरी मतलब ये आया है पेरीफेरी से। ठीक है, ये कहाँ से आया है? पेरीफेरी से। तो इसका आप ये कह सकते हैं कि सर क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। आगे हम इसका बहुत यूज करेंगे, इट इज़ क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। और वहीं बात करेंगे एपीहेलन का। ठीक है, इसमें आई होगा शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है एपीहेलन है, तो ये होगी फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो ये पहला लॉ था आपका। अब थोड़ा सा मगर आप इसको थोड़ा डिटेल में बताऊँ, और अब हमने कहा कि जो प्लैनेट हैं ये हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। अगर मैं आपको बच्चों बताऊं, जो प्लूटो और मरकरी हैं, कौन कौन से हैं प्लैनेट, आपको पता होगा कितने होते हैं। प्लूटो और जो मरकरी है आपका, इसका जो ऑर्बिट होता है वो लगभग हमारा इलिप्टिकल होगा, और बहुत ही हाईली इलिप्टिकल होगा, ऐसे हमें ऑब्जर्वेशन में पता लगा है। और वहीं बात करें अगर ऑर्बिट ऑफ वीनस, और सेकंड आप ले सकते हो, इन दोनों का जो ऑर्बिट होगा ये सर्कुलर होता है। तो अगर एक नंबर में कहीं बन जाएगा तो आप इसको ध्यान से रखिए। अदर प्लैनेट जो हैं उनका स्लाइटली इलिप्टिकल होता है, या आप बोल सकते हो मे बी सर्कुलर। ठीक है, ये तो था हमारा पहला ऑर्बिट। अब थोड़ा सा हम इलिप्स के बारे में जानते हैं कि इलिप्स है क्या चीज़। अगर आप इलिप्स के बारे में जानना चाहें, अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपको तो जानना ही पड़ेगा, या आप जानते होंगे। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में मैथमेटिक्स में कॉनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर है, जहाँ पर आप इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल और हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं। आज हम इलिप्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि मे बी मेरी जो वीडियो है कोई बायो वाले देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये बात है। तो जनरली इलिप्स का शेप ऐसा होता है। और आप अगर बताएं, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ए और बी जो है बच्चों ये सेमी मेजर एक्सिस है। ये वाली एक्सिस जो है ये सेमी मेजर एक्सिस है, जिसको हम 2a लिखते हैं। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये सेमी माइनर एक्सिस है। अब ये अलग अलग डिपेंड करती है, कभी सेमी माइनर 2b भी हो सकती है, 2a भी हो सकती है, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यही ले रहे हैं, सेमी मेजर और सेमी माइनर। दो इसमें फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे F1 फर्स्ट फोकस, एक यहाँ पे F2। ठीक है, अच्छा जी, अगर और बात करें इसमें, ये तो हमारी इक्वेशन है। अगर हमारा ए और बी बराबर हो गए तो आप कह सकते हैं कि सर ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है। तो जो सर्कल है वो स्पेशल केस ऑफ इलिप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया एरिया कितना होता है इलिप्स का, कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी, तो इलिप्स का जो एरिया होगा वो होगा आपका पाई इंटू ए बी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखिए बच्चों, जो हमारे कॉनिक सेक्शन है कब सर्कल होगा, ठीक है, और कब हमारा हाइपरबोला होगा, कब क्या होगा। तो जो फोकस है, अगर इसके आप यहाँ से डिस्टेंस देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सी होती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस सी हो जाएगी। ठीक है,
तो फोकस के कोऑर्डिनेट अगर आप कहें तो ये हो जाएगा -c,0, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट है तो c,0। एक वर्ड आता है यहाँ पे इसेंट्रिसिटी, ठीक है, अभी आगे यूज होगा सब, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसेंट्रिसिटी से हम नेचर बताते हैं कर्व का, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है ई से इसको हम दिखाते हैं c/सेमी मेजर एक्सिस, ठीक। तो जनरली हम कहते हैं अगर इसेंट्रिसिटी 1 है, इसेंट्रिसिटी 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है, तो अगर 1 है तो इसको हम लिखते हैं पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम है तो इसी को बोलते हैं इलिप्स। 1 से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज़ और, अगर 0 हो गई तो इसको हम बोलते हैं सर्कल। ये इसेंट्रिसिटी की कहानी है, ठीक। जनरली E = हम c/a लिखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है क्योंकि आप अभी फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे इसको देखें, ये तो आप जानते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल इसका स्पेशल केस हो गया, इलिप्स हो गया। तो पहला लॉ तो आपका कंप्लीट है। अब हम चलते हैं दूसरे लॉ में, ठीक है। आप जब नोट्स बनाते हैं थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ते हुए चलें, जो चीज़ें बचती हैं वहाँ पर कभी आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर, वहाँ पर डालते जाइए, ठीक। मैथ्स वाले हैं तो आप जानते होंगे इसको। चलिए सेकंड लॉ, केपलर साहब का जो सेकंड लॉ है बच्चों, वो है लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। अच्छा जी, ये लॉ क्या कहते हैं? अब इतना तो हमको कंफर्म पता लग गया है कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। इसमें मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर सन हमारा एक फोकस पे बैठा रखा है हमने। तो अगर कोई प्लेनेट यहाँ पर है, इस पॉइंट पे है, और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से आप रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक हमारा प्लेनेट m मास था, वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, किसी पॉइंट A से B पे पहुँच गया। तो हमारा जो ये एरिया है बच्चों, तो ये क्या बोलते हैं कि जो रेडियस वेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं सन टू प्लेनेट, ये एक ही प्लेनेट है जो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, एक समान एरिया को कट करेगा एक समान टाइम इंटरवल में, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब एरियल वेलोसिटी क्या बोला है? एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एरिया वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, इसमें लिखते हैं पहले इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अगर इक्वल टाइम इंटरवल लें आप, जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो रेडियस वेक्टर है, अगर आप ड्रॉ करते हैं रेडियस वेक्टर, वो सेम टाइम में सेम एरिया को कट करेगा। स्वीप्स का मतलब है काटना, ठीक है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि मास्टर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एरियल वेलोसिटी। आप कहेंगे एरियल वेलोसिटी क्या बोला है? एरियल वेलोसिटी का मतलब है एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम या एरिया ओवर टाइम, ठीक है, एरिया ओवर टाइम। तो जो एरियल वेलोसिटी है किसी भी प्लेनेट की अराउंड द सन इज कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। मैं चाहता हूं आप एक वीडियो देखें, अगर आप मेरी वीडियो में आए हैं तो आप व्यूअर्स हो जाए कि अगली टॉपिक की भी वीडियो मेरी ही देखें और अपना टॉपिक ख़त्म करके जाएं, और फिर PYQ लगाएं, उड़ा देंगे आप सारे PYQ। मैं भी सेपरेटली PYQ कराऊंगा नीट जेईई के, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, नहीं तो इस लेक्चर के बाद आपको किसी के PYQ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अराउंड द सन इज कांस्टेंट। अब अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, एरियल वेलोसिटी जो होती है हमारी, वो होती है कितनी? उसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा A ओवर डेल्टा T इक्वल टू, L है एंगुलर मोमेंटम ओवर 2m, m है मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कैसे आया अभी हम इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा टाइम।
ठीक है भैया, ऐसा हमारे केपलर साहब ने। अब देखो ना, लोग इतना ही बताते हैं इसमें, इतना, फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं कुछ हाई फाई लेवल के, कहते हैं भाई ये भी होता है। इससे अच्छा एक बार बता दो, सारे टॉपिक ख़त्म कर दो। अब देखिए, इसको हम थोड़ा प्रूफ करेंगे कि ये ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने से पहले मैं तीसरा पॉइंट बताऊंगा आपको कि बच्चों, इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। कई बार लीनियर मोमेंटम भी लिखा रहता है या मोमेंटम लिखा रहता है, वो हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर वर्ड जरूर लिखा रहेगा, अगर खाली मोमेंटम लिखा है उसका मतलब ये होता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यही है, अब कोई भी मान लो मूव कर रहा है, ये मैंने क्या लिखा, कंजर्व होगा, ठीक है, या आप बोल सकते हो कांस्टेंट होगा, ठीक है। कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं ना, इसलिए मैंने कंजर्व लिख दिया। मान लीजिए ये प्लेनेट की पोजीशन ये है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, तो हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है हमेशा पाथ की। तो जब वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और ये वेक्टर क्या है, रेडियस, ठीक है, रेडियस वेक्टर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, तो प्लेनेट से कहाँ को लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, तो इधर को लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप मुझे बताइए कितना लगेगा, आप कहेंगे सर F इक्वल टू लगता है G। अब दो मास चाहिए, एक मास हम किसका ले लेते हैं, सूरज का ले लेते हैं, अपना सन का ले लेते हैं, जिसको मैं MS लिख लेता हूँ, MS इंटू एम ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपका फोर्स हो गया। और जैसे ही बच्चों ये फोर्स हुआ, आप कह सकते हैं सर यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, R क्रॉस F होगा, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, R और F दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे या अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हो जाएंगे। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं वेक्टरली, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट ओवर, ये R क्यूब हो जाएगा, ये आर की आर वेक्टर R हो जाएगा। आपको वेक्टर फॉर्म तो आता ही होगा। तो आप मुझे बताइए, जब टॉर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। R क्रॉस R कितना होगा, 0 होगा, साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है, टॉर्क इस कंडीशन में हमारा 0 होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया, लोग कहेंगे भाई टॉर्क बता देंगे, हाँ भाई ये भी 0 होता है, इससे अच्छा पहले ही पढ़ लो ना। तो एंग्लो मोमेंटम कांस्टेंट, टॉर्क 0। आप कहोगे एंग्लो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट, बात तो एंग्लो मोमेंटम की थी। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, अरे सर रोटेशनल तो पढ़ के ही नहीं आए, तो फॉर्मूला तो देखा होगा कभी, टॉर्क इक्वल टू DL ओवर DT। अगर टॉर्क 0 होगा तो आप मुझे बताइए, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, जब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। आप कहेंगे मास्टर ये तो सभी बताते हैं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं, L क्या होगा, कांस्टेंट होगा, समझ रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लैनेट अबाउट द सन रिमेन कांस्टेंट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ रहे हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये कंजर्व क्यों लिखा है, आपको भी आगे किसी दो पॉइंट पे लगाना पड़ सकता है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो दो पॉइंट पे लगाओगे वो भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी कि DL/dt 0 हो गया, टॉर्क भी हमारा, टॉर्क हमारा 0 हो गया और DL/dt 0 हो गया, दैट मीन्स L हमारा कांस्टेंट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हो रही होगी, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। अगर हो रही है फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, एक कमेंट कर दीजिए। L कांस्टेंट होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा, या आप ये भी कह सकते हैं कि R और V जो है, ये R और V जो है वो हमारे लाई करेगा इन प्लेन नॉर्मल टू L। ऐसा भी क्वेश्चन कभी बन सकता है, कहाँ, हमेशा L के नॉर्मल रहेगा, R और V जिस प्लेन में भी रहेगा। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई भी प्लैनेट किसी सेंटर फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है तो उसका टॉर्क 0 होता है। अब बात आई थी कि सर ये कैसे आया, तो इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर एरिया ओवर टाइम। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा,
मतलब प्लेनेट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो कुछ एरिया वेक्टर होगा डेल्टा है, ठीक है, किसी टाइम डेल्टा टी में। तो इसका जब एरिया वेक्टर आप देखेंगे, मान लीजिए एस है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, प्लेनेट पी से क्यू गया, तो जो एरिया वेक्टर है उसमें डेल्टा एरिया कितना होगा, डेल्टा एरिया जो होगा वो हो जाएगा एरिया अंडर एस पी क्यू। पहले एरिया निकालते हैं फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे हाफ, सर एक तो हो जाएगा रेडियस, एक हो जाएगी यहाँ से लेके इस क्यू की डिस्टेंस, तो पी क्यू कर दिया मैंने, ठीक है, और वो भी वेक्टर के फॉर्म में। अब पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू निकल जाएगा, अगर आप वेक्टरली देखें तो पी क्यू कैसे निकलेगा, पी क्यू है आपका डेल्टा आर, अगर ये आर वन है ये आर टू है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप कहें डेल्टा आर, आपने ये भी तो पढ़ा है v इक्वल टू डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, तो अगर यहाँ पर ये मूव कर रहा है तो कुछ तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं v डेल्टा टी, ठीक है। और v डेल्टा टी आपने पढ़ा लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम होता है p इक्वल टू एम वी, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, p बाई एम, समझ रहे हैं ना यहाँ तक, p बाई एम हो जाएगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा p बाई एम डेल्टा टी, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ ये आया कैसे, ठीक है। अच्छा, p बाई एम हो गया, अब इस वैल्यू को पी क्यू को यहाँ रख देते हैं, तो जब रखेंगे तो हाफ आर इंटू पी क्यू कितना रख दूँ भाई, पी क्यू रख दिया सर p बाई एम डेल्टा टी, और मैं आपसे कह रहा हूँ एरिया वेक्टर है डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, तो एरिया के नीचे अगर मैं डेल्टा टी इधर खींच के लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो अलग है, तो हो जाएगा डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इक्वल टू हाफ आर इंटू पी बाई एम। यहाँ तक कोई दिक्कत, आर बाई पी बाई एम, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए इस पूरे को, ये हो जाएगा 1/2m मैंने बाहर ले लिया और आर क्रॉस पी। आपने कहा मास्टर रोटेशन नहीं पढ़ी हमने, आप बार बार रोटेशन के फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। अरे बच्चों नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं ना, बता देते हैं आपको। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है, दैट मीन्स आर क्रॉस पी होता है। ओ मास्टर रोटेशन पढ़नी पड़ेगी, हाँ बेटा पढ़नी पड़ेगी रोटेशन, नहीं तो क्वेश्चन फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे तो एक नंबर, एक क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, 1000 बच्चे आगे हो जाएंगे, और जो कि आप नहीं चाहोगे, समझ रहे हैं। इसलिए ऐसे आता है, अगर कभी डेरिवेशन आ गया बोर्ड में तो आप ऐसे बना सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक काम की बात है, ठीक है। मैं इतना इरेज कर दूँ फिर आप यहाँ तक एक बार समझ लीजिए। ये समझ गए ना कैसा है, एरिया लिया, एरिया होता है इस पूरे का एरिया, ये जो अंदर है ये पूरा इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस है रेडियस, क्योंकि R1 और R2 जो है वो सेम ही होंगे, रेडियस है, तो R इंटू हाइट, जिसकी हाइट है पी क्यू। पी क्यू कैसे निकाला, पी क्यू मैंने कहा पी क्यू है डेल्टा आर वेक्टर से, और आर मैंने यहाँ से लगाया तो बी डी टी, मोमेंटम ये आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व किया, ये बन गया, ख़त्म। तो इतना आपके काम का है जो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब असली कहानी अब बची है, ठीक है। और वो कहानी क्या है बच्चों, देखो अगर कोई भी मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और इसमें ये दो एक्सिस हैं, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, और एक फोकस पे आपका सन है, सूरज है यहाँ पे, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ वाली डिस्टेंस को हमने पेरीफेरी पे बोला था पेरीहिलन एपीहिलन, ए लिख दे रहा हूँ समझ जाना, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मान लीजिए पेरीहिलन से सन की डिस्टेंस आर है, ठीक है, या आप इसको आर पी कर लीजिए फिर, और सन से एपीहिलन की डिस्टेंस आर ए है, क्लियर। सन से पेरीहिलन की डिस्टेंस आर पी है, और सन से एपीहिलन की डिस्टेंस आर ए है। अच्छा, ये फोकस से जो सेमी माइनर एक्सिस है इसकी डिस्टेंस हमेशा सी होती है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, और टोटल सेमी मेजर की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैंने वो भी बताई थी, इसीलिए आपको 2a होती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2a है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2b है, ठीक है।
तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो ए और बी के टर्म में। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, जो पेरिहेलन पे वेलोसिटी होगी आपकी किसी भी प्लेनेट की, यहाँ पर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, सैटेलाइट पे भी लगते हैं लॉ, तो सैटेलाइट भी हो सकता है, मान लो मूव कर रहा है, तो पेरिहेलन पे जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी नीचे को, एपिहेलन पे ऊपर को, टेंजेंशियल होती है ना हमेशा। और अगर आप यहाँ पे कहोगे तो ऐसे होगी v, इसको मैं क्या लिख लो, कोई पॉइंट b ले लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे होगी। क्लियर। तो पेरिहेलन और एपिहेलन पर अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं, ठीक है, तो एट ए एंड पी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2 पॉइंट हमें ढूंढने होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल लिख दिया, तो जो मोमेंटम एल ए पे होगा वही मोमेंटम एल पी पे होगा। दैट मीन्स जो एम वी पी आर ए होगा, सॉरी आर पी होगा, एम प्लेनेट है, वी पी वेलोसिटी है पी पर, आर पी जो डिस्टेंस है वो एम वी ए आर ए के बराबर होगी। ए जो है करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर वी पी ओवर वी ए जो है वो हमारा आ जाएगा आर ए ओवर आर पी। तो इसका मतलब एक और निकल गया क्या, अगर हमारी डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा है डिस्टेंस कम। ठीक है, अच्छा जी। इसेंट्रिसिटी के टर्म में बहुत बार जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बताया, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई इक्वल टू सी बाई ए, ई इक्वल टू सी बाई ए होता है इसेंट्रिसिटी। तो आप कह सकते हैं कि मास्टर आर, यहाँ पर आर पी जो होगा वो हो जाएगा ए माइनस सी। अगर आप आर पी की बात करें, इतनी टोटल है ए माइनस सी कर दिया, सेमी मेजर एक्सिस ए है, ए माइनस सी। ठीक, तो जब आप ए माइनस सी करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आएगा 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ई यहाँ पर इसेंट्रिसिटी है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, तो जैसे ही आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप समझ सकते हैं कि सर जो हमारा पी पे वेलोसिटी होगी हाफ, उससे काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी, माइनस जो ग्रेविटेशनल हमारी एनर्जी होती है पोटेंशियल सन का, प्लेनेट का, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर पी, पेरीफेरी पे लगा दिया, और वहीं एपिहेलन पे लगाओगे तो हाफ एम वी ए स्क्वायर माइनस जी एम एस इंटू एम ओवर आर ए, ये लगा दिया। अब आप इसमें ऊपर जो वैल्यू दी हैं उनको लेके अगर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, जो हमने अभी आर पी और आर ए पर वेलोसिटी लिखी हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी एक हमारी, और वो कितनी होगी, वी ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रूट, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें इन दोनों को यहाँ से आप ये पॉइंट यहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो एक वैल्यू निकल के आएगी, या आप यहाँ से एक रिलेशन से निकाल के वी पी की वैल्यू वी ए के टर्म में रख दीजिए और वी ए के टर्म की या वी पी के रख दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी एम, ठीक है, 2gm ओवर ए, सेमी मेजर एक्सिस है ए, और 1 माइनस ई 1 प्लस ई, ये एक हो गया। और वी पी जो आ जाएगा अंडर रूट अगेन वही 2gm ओवर ए, और जो 1 माइनस ई है इसको पलट देना है, 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो हमने इसेंट्रिसिटी के टर्म में भी ये दो चीज़ें पढ़ ली। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना जो हमने यहाँ निकाला, अगर आपका आर ज़्यादा है तो वी कम होगा, अगर वी ज़्यादा है आर कम होगा, अगर यहाँ पर आर कम है तो वी ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पर आर ज़्यादा है तो वी कम होगा, आर यहाँ पे कम है वी ज़्यादा होगा, आर यहाँ पे ज़्यादा है वी कम होगा। समझ रहे, जहाँ पर आर कम है वी उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
जैसे मैं आपके सामने जो अभी बता रहा था उसका एक एग्जांपल लूँ। मान लीजिए ये मेरा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और आपसे कहा कि यहाँ पर एक सन है, सूरज बैठा हुआ है और कुछ पॉइंट दिया ए बी सी और आपसे पूछा एट व्हाट पॉइंट एट एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी शुड बी मैक्स या वेलोसिटी मैक्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया अगर ये कुछ डिस्टेंस है ये वाली और ये, तो ये तो हमारा एपीहिलन है, इसको पी कर लो आप, सॉरी पेरिहिलन है और ये एपीहिलन है। ठीक है, तो वैसे तो हमें ये ए दिया है ये बी दिया है। ठीक है, अभी पेरिहिलन है ये एपीहिलन है, तो आप देखिए जो पेरिहिलन है आपकी एपीहिलन है, यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस है वो कम है। ठीक, मैंने आपको एक सिंपल सी बात अभी बताया कि L इक्वल टू एम वी आर, हमने पढ़ा कि L जो होता है वो कांस्टेंट होता है और L अगर कांस्टेंट हो गया तो आप कहोगे एम वी आर जो है कांस्टेंट होगा। अगर एम वी आर कांस्टेंट होगा, मास तो कांस्टेंट ही है, तो वेलोसिटी 1/r होगा। तो सन से जो डिस्टेंस अगर कम होगी तो हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आप देखिए जो आर ए है, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, जो ये पेरिहिलन है ये एपीहिलन है, तो आर ए डिस्टेंस क्या है हमारी सबसे कम, उससे ज़्यादा क्या होगी आर बी और उससे ज़्यादा क्या होगी आर सी। यहाँ से दिख रहा है ना, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हटा दो इसको, लो ये ए और बी है, तो ये जो है ये पेरिहिलन है, ये डिस्टेंस कम है सन से, ये ज़्यादा है सबसे और ये थोड़ा सा और ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। तो ये जब है तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी ए पे ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी बी पे ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी सी पे ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद ये ऑर्डर आ जाएगा। तो जैसे ही ये ऑर्डर आएगा तो आप क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो के पे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर के बी की होगी, फिर के सी की होगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देखिए कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है। जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम और जिसकी वेलोसिटी कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। अच्छा, अगर यहाँ पर कभी इनर्शिया पूछ लिया जाए, आपको पता होगा इनर्शिया, इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, या आप कह दें इनर्शिया आर पे डिपेंड करता है, तो जिसका आर ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। ठीक है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इसका अप्रोच ये भी हो सकता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो होता है रोटेशन में एल स्क्वायर ओवर 2i, तो जिसका आई ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। समझ रहे हैं? तो ये आप ये ऑर्डर ध्यान में रखें, ये रखें, ये रखें, ये रखें। और आपको ये भी पता होगा काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आ सकते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड। अच्छा, एक बार ना एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया A1 A2 A3 इन 2 डे 3 डे 6 डे रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रिलेशन। 4 रिलेशन दिए हैं, आपको ढूंढ के लाना है कि कौन सा सही होगा। तो ये क्वेश्चन केपलर के सेकंड लॉ पे बेस्ड है। आपने अभी भी पढ़ा था कि सर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अच्छा, तो हमने कहा एरिया ओवर जो टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, आपने कहा सर ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ कोई मास का तो रिलेशन है नहीं, एरिया का रिलेशन है। तो तीनों केसों में जो एरिया होगा और उसके करस्पॉन्डिंग टाइम होगा, और जो एरिया होगा, जो टाइम होगा, जो एरिया होगा एंड जो टाइम होगा, तीनों हमारे कांस्टेंट होंगे। क्या ये बात आप एग्री करते हो? सर ये तो केपलर लॉ ने बताया था। हाँ वही तो, ठीक है जी। A1 को टाइम लग रहा है 2 दिन, तो 2 लिख लिया नीचे। A2 को 3 दिन, A3 को 6 दिन। तीनों का एलसीएम लेके इंटू कर दो, 6 का इंटू कर देते हैं सब में, तो 6 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का इंटू करेंगे तो 3A1 2A2 और A3। तो करेक्ट रिलेशन ये होगा इनमें, 3A1 माइनस 2A2, तो 3A1 इक्वल टू 2A2 इक्वल टू A3। तो पहला वाला आपका सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए।
आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि एक इलिप्टिकल पाथ है ABCD, ठीक है जी, प्लैनेट अराउंड द सन सच दैट एरिया ऑफ प्लैनेट इज, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इज 1/4 एरिया ऑफ इलिप्स। अच्छा जी, एंड DB एज सेमी मेजर एक्सिस एंड CA इफ T1 टाइम टेकन टू प्लैनेट गो ओवर पाथ ABC। ABC कहाँ पर है? अच्छा, ये वाला जो पाथ ये वाला है बच्चों, ये ABC जाने में अगर वो कह रहा है कि टाइम T1 लगता है एंड T2 फॉर पाथ CDA। अच्छा जी, CDA। अब देखो ये थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, समझ रहे हैं? आपको ABC, हमें क्या दिया है? ABC में जो टाइम है वो T1 है, और जो ADC है, ADC में जो टाइम है वो T2 है। तो पूछ क्या रहा कि टाइम का कौन सा रिलेशन सही होगा। अभी तक हमें पता है, एक ही चीज़ पता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा A ओवर डेल्टा T कांस्टेंट, इसका मतलब L/2m कांस्टेंट। हमें टाइम का रिलेशन निकालना है तो हमें ये ही करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में आप देखेंगे डेटा दिया है कि जो एरिया है उससे कुछ काम है, और हमें ये पता है बच्चों कि जो एरिया है वो सन से देखना है। हमने क्या पढ़ा था? स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो मतलब जो सन से कटेगा वही लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस ABC की, किसकी बात करते हैं? ABC की। तो ABC कैसे निकलेगा? ABC तो हमें पता है ना, सन से अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? SABC। समझ रहे हैं? ऐसा हो जाएगी सिचुएशन, SCAB, ये वाला एरिया। टोटल इलिप्स का एरिया अगर आप लेते हैं A, पाई AB मत लगाइए, ठीक है। अगर आप टोटल एरिया एज्यूम करते हैं कि टोटल एरिया इज A, तो इतना जो एरिया है ये कितना हो जाएगा? A/2। क्या इस बात से किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। और आपसे ये कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल CSA इज 1/4 द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो CSA है इसका है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स। तो जो SABC का एरिया होगा क्या वो A/4 ये हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? A/4 प्लस A/2। दोनों को सॉल्व करिए तो इसका मतलब है ये आएगा 3A/4। तो पहला जो टाइम T1 था उसमें जो एरिया कट कर रहा है वो 3A/4 कर रहा है, ठीक है। तो पहले केस में 3A/4 एरिया ओवर टाइम, ठीक है, इक्वल टू, देखो ABC है ना, ABC लेना कहाँ से है? सन से, तो ऐसे ABC है। अब ADC है, ADC मतलब अब जो कहानी है वो ये है कि आपको ये सन है और SDC लेना, ADC लेना है, तो इसका मतलब ये हो गया ऐसे। समझ रहे हैं ना? विजुलाइज कीजिए इसको थोड़ा। ये सन है, ये D। अब आप कहोगे सर आपने सन से क्यों लिया? क्योंकि केपलर का सेकंड लॉ है ना कि रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन, तो इसका एरिया निकालना है। फिर वही बात देखिए, इस पूरे का एरिया क्या होगा? A/2, और इसमें से 1/4 निकाल दो तो इसका एरिया हो जाएगा A बाई कितना लोगे? A/2, और उसमें से आप क्या निकाल दो? सॉरी, क्या ये पूरा था A/2, उसमें से A/4 निकाल दो। तो एलसीएम ले लो इसका 4, तो 2 में से 1 घटाओगे तो A/4। तो सेकंड पार्ट A/4 और टाइम कितना कह रहा है? T2। उसने तो सिंपली हमसे ये लिखा है ABC टाइम और CDA टाइम, लेकिन हमें सन से एज्यूम करना है तो SABC, और वैसे ही ADC में SADC। तो मैंने पूरा एरिया घुमा दिया ना क्वेश्चन थोड़ा सा, एरिया ये आ गया, एरिया से एरिया कट गया, ए से ए कट गया, इधर उधर क्रिस क्रॉस करवाओ तो जो T1 आएगा वो 3 टाइम T2 आ जाएगा। देखिए इस लेवल के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपका थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए कि आपको एरिया कैसे निकालना है इसलिए बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थर्ड लॉ में।
अगला जो लॉ है बच्चों वो है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। बहुत आसान लॉ है। एक बात आप याद रखना, इसको हम हार्मोनिक लॉ भी कहते हैं। हार्मोनिक लॉ, ठीक है, हार्मोनिक लॉ। दूसरी बात, ये कहता क्या है कि जो टाइम पीरियड है, जब भी कोई प्लेनेट मूव कर रहा है सन के अबाउट, तो उसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 3/2 के, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस कितनी होती है, ए, ठीक है, उसकी टोटल लेंथ है 2a, तो उसके भी ये प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आपको, ये तो डायरेक्ट लॉ है ना, कभी कभी नहीं दिया ऐसा, ये आपका सन दिया और आपको ए ना दे के उसने क्या किया, ये डिस्टेंस दे दी r1, ठीक है, और ये हमारी सेमी माइनर एक्सिस हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी r2। तो आप कह सकते हैं टोटल जो डिस्टेंस है ना, ये a है, r1 प्लस r2, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 2a के बराबर होती है। तो जो a हो जाएगा हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2/2 का होल क्यूब। तो आप कह सकते हैं सर जो टाइम पीरियड है क्या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r1 प्लस r2/2 का 3/2। तो कई बार देखिए, हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। मे भी आपसे ये ना पूछे तो ये पूछ ले, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखें, ये जो केपलर लॉ है, केपलर लॉ आप कह सकते हैं आर वैलिड फॉर सैटेलाइट ऑल्सो, ठीक है, वैलिड फॉर सैटेलाइट ऑल्सो। जितने भी सैटेलाइट हमारे ये बेस्ड हैं वो हैं केपलर्स लॉ पे, ठीक है। मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में इस लॉ का, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए केपलर्स लॉ के सैटेलाइट के एप्लीकेशन। कभी हम सैटेलाइट करेंगे इसके बाद तो फिर उसमें बताऊंगा। और एक आप डायरेक्ट रिलेशन भी लिख सकते हैं कि अगर f आपका 1/r⁴ है, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो n+1/2 होगा, ठीक है। n 1 से शुरू होगा। जैसे जैसे 1 लेंगे ना आप 1 लेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 3/2 पावर आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये किसके पावर होगा, ये जो हमारा पावर है ये होगा r के, ठीक है। ये आप a कर लीजिए सेमी मेजर एक्सिस के, ठीक। अच्छा जी, एक चीज़ इसमें और ये है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, और टाइम पीरियड किसका है हमारा, जो अर्थ के, चलो सैटेलाइट में करेंगे उसको, अभी रहने दीजिए। ये लॉ ऑफ हमारा हार्मोनिक लॉ हो गया या लॉ ऑफ टाइम पीरियड हो गया। एक्चुअल में जो हमारा टी होता है, जो टी है उसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं वो होती है टी इक्वल टू, इधर तो आपका ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ए क्या है हमारा, ये सेमी मेजर एक्सिस जो हम ले रहे हैं ये ए, तो आप कह भी सकते हैं सर रेडियस भी हो सकता है। कई बार आपसे क्वेश्चन आएंगे कि इसकी रेडियस इतना है और ये है, वो सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो आप उसको ध्यान से करिएगा। तो ए क्यूब हो गया, एक जब आप इसको खोलेंगे एक प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है। एक के आपका क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ये कितना आता है ये हम सैटेलाइट में देखेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो ना बच्चों, सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं, अगर आप सर्कुलर लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट में आपको रेडियस देगा, तो वहाँ पर जो टी है ना, टी टी इक्वल टू आप कह देंगे के, या आप के रहने दीजिए, इक्वल टू मत करिए, प्रोपोर्शनल टू जो रेडियस है आर की पावर 3/2। तो सर्कुलर ऑर्बिट में भी ये लग जाता है हमारा आर की पावर 3/2। जनरली जो एक के है इसकी आप वैल्यू याद भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वैसे डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, इसकी वैल्यू इतनी होती है 10⁻19 s2m-3, इस के की वैल्यू होती है। जनरली क्या होता है ना, दो प्लेनेट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम वहाँ पे ये लगा लेते हैं, T1/T2 इक्वल टू, के से के कट गया, R1/R2 की पावर 3/2, तो इसलिए के की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जेई के बहुत सारे क्वेश्चन में इस के की वैल्यू ही पूछ दी एक दो बार, समझ रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। और अगर मैं एक्चुअल में के की वैल्यू बताऊँ होती क्या है, तो के की वैल्यू होती है, अगर आप
पढ़ना चाहें इसको, √4π² ओवर gm। m जो है मास ऑफ अर्थ है, ये मेरी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, जो भी आप कहें। तो ये जो है हमारा यहाँ पर मास ऑफ सन ही मान लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू होती है k की 4π² ओवर gms, ठीक। तो ये था हमारा केपलर लॉ। और आप देखिएगा जेई में जो केपलर लॉ है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कहें सर इसको मैं वो ले लूँ, अर्थ ले लूँ, तब कितना होगा, तब भी बता देता हूँ। तो k इक्वल टू तब हो जाएगा आपका 4π² gms की जो वैल्यू है लगभग 10⁻⁻13 आती है, ठीक है। थोड़ा मास की वजह से होता है S2m-3। आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इसको आप ध्यान में रखिए, 4π ओवर gms, ठीक है। अब मास ऑफ अर्थ देखो ये हो गया। अब सैटेलाइट की कहानी आएगी तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, और जबकि केपलर लॉ में सन ही आएगा। तो केपलर लॉ के केस में ये है इसकी वैल्यू। तो एक बार पूछ लिया गया था, और तो वहाँ पे भी बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ये पता होगी, जैसे हम अर्थ का लेते हैं केस, तो अर्थ जो हमारा रोटेट कर रही है इसके चारों तरफ 1 साल लग रहा है। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो 1 साल आपको यूज़ करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर आप समझेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए प्यारा सा, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट ए अराउंड द सन गिवन दैट डायमीटर ऑफ ऑर्बिट इज 30 टाइम द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अराउंड द सन, ये सन है, अराउंड द सन, एज्यूम बोथ ऑर्बिट आर सर्कुलर। तो टाइम पीरियड के लिए एक ही कहानी हमने अभी भी पढ़ी थी कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो हमारी सेमी मेजर एक्सिस, या आप बोल सकते हो रेडियस के क्यूब के बराबर होगा, या आप कह सकते हैं 3/2 होगा। अब 2 के लिए लगा दो, एक प्लेनेट ए के लिए, तो मैं कह रहा था ना 2 के लिए लगता है, तो TA ओवर T अर्थ का रखते हैं इक्वल टू रेडियस ऑफ A ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, और सबका पावर 3/2। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया है, डायमीटर ऑफ जो प्लेनेट है, तो डायमीटर ऑफ A जो है, जो A है, डायमीटर को हम D लिख लेते हैं, वो है कितना, 30 टाइम डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ को हमने D लिख दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ A इक्वल टू 30 टाइम डायमीटर का आधा होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो रेडियस ऑफ अर्थ, समझ रहे होंगे ना। इसको मैंने RA/2 कर दिया, इसको भी by 2 कर दिया, DD/2 करा जब रेडियस निकालते वक्त, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो डायमीटर इस रेशियो में है तो रेडियस भी इसी रेशियो में आ जाएगा। अब हमें TE भी पता होना है, उसने दिया नहीं है देखो एग्जाम में या क्वेश्चन में, 1 ईयर, तो रख दो वैल्यू। TA हमें पता नहीं है, ये हमारा 1 साल है, इक्वल टू RA कितना हो जाएगा, RA हमारा जो है वो है 30 टाइम RE ओवर RE का 3/2, इससे कट गया, तो 30 की पावर 3/2 इंटू 1 हो गया, तो 1 तो 1 ही हो गया। इतने साल इसका हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए कितना सरल है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो लगभग आप कर लीजिए इसको सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, जब इसको आप अर्थ के रिस्पेक्ट में जो अगर कभी आ जाएगा, वैसे तो रेशियो वाले ही क्वेश्चन आते हैं, तो रेशियो वाले में के कट जाता है, तो अर्थ के रेशियो में जो हमारा ये प्रोपोर्शनल से के आएगा, सर्कुलर ऑर्बिट दिया है तो के की वैल्यू लगभग आती है। ये आपको याद करनी पड़ेगी, बहुत जगह आपको ये नहीं बताई जाती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एस सेकेंड है, हाँ आप ये कंफ्यूज मत होना कि एस क्या है, एस सेकेंड है, ठीक है। तो सेकेंड मीटर क्यूब इसका यूनिट है। तो ये हमारे अर्थ के केस में, कब, EARTH अर्थ। अगर सन होगा तो उसकी वैल्यू मैंने आपको अलग बताई है, ठीक है। कई बार ऐसा आता है जब इसमें क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा कि भैया मास बताओ, ठीक है, और मून का मास बताओ, या किसी और कोई भी प्लेनेट का मास, अगर कंपेयर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप फंस जाएंगे ना। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, तो कंपेयर वाला जैसे ही क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप कहेंगे T इक्वल टू जो भी है आपका, अभी बताया था मैंने आपको 4π² ओवर gm², ठीक, और रेडियस का क्यूब, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है।
तो जैसे आप यहाँ से मास निकालेंगे, ठीक है, ये मास GM होता है, ठीक है, तो मास इधर भेज दीजिए, तो मास इक्वल टू हो जाएगा 4π² r³/g t²। अब किसी का भी मास पूछा है ना, अगर यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ ना बच्चों, नहीं बताया जाता है, सीधा कहते हैं भाई ये लगाओ। अरे भाई हर चीज़ पता हो ना, जो एग्ज़ाम में बच्चा खुद लगाएगा। ये सीधा बताओ ना 3/2, ठीक है, लोग इसको बताते हैं। आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर इसको याद करें, 4π² r³, ठीक है। इधर स्क्वायर कर लीजिए या इधर रूट भेज दीजिए, आपकी मर्जी, या ये कर लीजिए, या आप कहते हैं सर नहीं ऐसे नहीं, आप तो ऐसे वाले बताओ, हमने कहा ये लीजिए, या आप ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी को हम के बोलते हैं। मैंने इसकी वैल्यू भी बता दी, अगर कभी सॉल्व, बस वो अर्थ और उसकी सन के केस में बताई, क्योंकि कोई भी दे सकता है आपको, आप वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन वेलोसिटी आ जाता है या ऑर्बिटल स्पीड आ जाता है, तो आपको टी पता होगा, टी इक्वल टू होता है 2πr/v/v। तो जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, 1/v पे। तो अगर टाइम पीरियड आपको पता लग गया तो v आप निकाल सकते हो। v क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल स्पीड। क्वेश्चन क्या आएगा कि दो प्लेनेट हैं, ठीक है, और जिनकी डिस्टेंस सन से इतनी है, ठीक है, सन से कुछ डिस्टेंस दे देगा और पूछेगा कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड और स्पीड बताओ। टाइम पीरियड तो आप निकाल दोगे, लेकिन स्पीड का रेशियो पूछेगा तो वैसे निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ लोग क्या करते हैं, इस आर को अवॉइड कर देते हैं। तो आर अलग अलग दिया है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग लोगे। तो जो T1 हो जाएगा, T1 वो हो जाएगा R1/V1 अपॉन T2 करोगे तो अपॉन R1 ओवर वो होगा तो V2/R2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये पता होगा आपको, T1/T2 आपको पता होगा, और यहाँ से आप इसको रीअरेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, T1/T2 इक्वल टू R1/R2 इंटू V2/V1। तो जैसे आपको V2/V1 निकालना है तो कैसे निकल जाएगा, रीअरेंज कर लो, निकल जाएगा। समझ रहे होंगे ना। T1 ले लिया हमने, ऐसे ही T2 ले लिया, यहाँ से T1 ले लिया R1/V1 और T2 ले लिया R2/V2 और डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे रहेगा, अपॉन में फिर ये आ जाएगा। तो स्पीड का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए। तो ये था हमारा केपलर लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और समझने के बाद ही मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों, ये चैनल नया है। अगर आप मेरे साथ 40-50 घंटे हैं, अगर आपने वीडियो देखी है, देखो स्टार्टिंग में मैंने कुछ कहा ही नहीं आपसे। वो क्यों नहीं कहा, लोग आते हैं चले जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए और आपको लगा हाँ कुछ तो मज़ा है इस चैनल में, कोई बकवास नहीं हुई, स्टार्टिंग के 2 मिनट आप बकवास कहें या आप अपने लाइफ से रिलेटेड उनको चीज़ों को जोड़ के देखें, क्योंकि मैंने देखा है ना बच्चों, हम पढ़ते हैं, हम खा रहे हैं जंक फूड, ना हम चल रहे हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो होता क्या है, बीमार पड़ जाते हैं। हमें इंजॉय भी तो करना है बच्चों। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। आप यकीन मानिए, जो जेई है आपका, वो अगर एक बार निकल जाता है ना, अगले 5 साल या 10 साल तक कोई नहीं पूछेगा आपको, और कंपनियां फिर तुमको उठा के ले जाएंगी। समझ रहे, इसलिए फ़ायदा है ना, इसलिए तो लोग जेई के लिए लगे हुए हैं। तो अगर आपको पसंद आया वाकई, चैनल को लाइक शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर हम ग्रो हुए, आप ग्रो हुए, तो एक परिवार बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ये बहुत लोगों तक पहुँचे, और बहुत कुछ आएगा इस चैनल पे। और अब शुरू कर दिया है, ख़त्म मैं नहीं करूँगा, भले ही व्यूज़ ना आए। समझ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं, अच्छी बात है, उनके लिए मैं सोचता हूँ कि सब तक पहुँचूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में ग्रेविटेशन की, और तब तक अपना ध्यान बनाइए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कुछ हेल्दी खाना खाइए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए क्वेश्चन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।